Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnade biology classes. Myself Munod Mangnade, and in last class we had discussed about introduction of respiration as well as structure of ATP, function of ATP. Okay, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन किया है. माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है. ओके, अभी उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और अनारोबिक रेस्पिरेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आपको पता होगा जब मैकेनिज्म होता है किसका, मैकेनिज्म होता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, व्हेन mechanism of respiration occur, that mechanism of respiration respiration का जो मैकेनिज्म है उसमें बेसिकली क्या होता है. स्टार्टिंग में आपको पता है सेल के अंदर जब ग्लूकोज आता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर आपको बताया था मैंने, प्लांट रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. और जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उस दौरान क्या होता है, सेल के अंदर प्लांट में व्हाटएवर इन प्लांट में क्या होता है, जो फ्रुक्टोज शुगर रहती है, फ्रुक्टोज वो ब्रेकडाउन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज. और फ्रुक्टोज का कन्वर्जन किसमें होता है, फिर सुक्रोज जो शुगर है, सुक्रोज, वो सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है. कौन करता है, इन्वर्टेज एंजाइम्स. और सुक्रोज का कन्वर्जन फिर किसमें होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में होता है. क्योंकि आपको पता है सुक्रोज क्या है, डाइसैकराइड है, और उसका कन्वर्जन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में बनता है. तो फिर जैसे ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री करता है. क्या सेल में रहता है वो ग्लूकोज, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का. दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, बाद में ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें होता है, 2 molecule of pyruvic acid. Okay, 1 molecule of glucose is converted into 2 molecule of pyruvic acid. तो ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, और पायरुविक एसिड कितने कार्बन के, 3 कार्बन के है. तो इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में. वैसे आप देखोगे तो रेस्पिरेशन में 2 टाइप है सेलुलर रेस्पिरेशन में, एरोबिक और अनारोबिक. तो अनारोबिक रेस्पिरेशन जो हम इनमें लेने वाले, अभी हम थोड़ा सा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, या फिर अनारोबिक में, याद रखिए ये जो पहली प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. और ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये पहली प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में और अनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन होती है. ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है. उसके बारे में आपको बाद में डिस्कशन करूंगा. फिर बाद में क्या हुआ, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बन गया. फिर ये पायरुविक एसिड के क्या होते हैं, पायरुविक एसिड के अलग अलग फेट होते हैं. फेट मतलब फ्यूचर प्रोडक्ट्स. पायरुविक एसिड के फ्यूचर प्रोडक्ट बनते हैं. तो फिर कौन कौन से फ्यूचर प्रोडक्ट है, O2 प्रेजेंट रहा और O2 एब्सेंट रहा तो होता है नहीं. तो O2 अगर एब्सेंट है, O2 एब्सेंट है और इधर O2 प्रेजेंट है तो क्या होगा, O2 एब्सेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे पायरुविक एसिड का कन्वर्शन, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या उसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. और फिर अनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं. एक तो बनता है इथिल अल्कोहल, एक तो क्या बनता है, इथिल अल्कोहल, या फिर क्या बन सकता है, लैक्टिक एसिड, जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं. और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. ये कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है. एंड इन दैट एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है. सो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फिर याद रखिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओके ओनली 2 एटीपी फॉर्म होते हैं. कितने एटीपी,
2 ATP, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है 6 CO2 फॉर्म होता है, 6 H2O फॉर्म होता है, उसी के साथ 38 ATP फॉर्म होता है ना। तो ये हो गया शॉर्टकट में आपको बताया मैंने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है। ओके, बताने के लिए बहुत सिंपल है, इजी है, मगर इसके हम ऊपर अभी हम जब डिस्कशन करेंगे तो ये डिटेल में हमको एक एक पॉइंट देखना है। तो ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन का सिंपल मैकेनिज्म। ओके, इसमें हम जब आप डिटेल में जाएंगे एक एक पॉइंट हम डिटेल में लेने वाले हैं अभी सेलुलर रेस्पिरेशन में। मैंने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसके साथ आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाया था। ओके, कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन, अनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाया था। ओके, उसके बाद अनारोब में दो टाइप बताया था, फैकल्टेटिव अनारोब्स, ऑब्लिगेट अनारोब्स। बाद में आपको बताया था फ्लूइडिक रेस्पिरेशन क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या है, ये पूरा हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है। आज हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज नेक्स्ट पार्ट चैप्टर इज ग्लाइकोलाइसिस। आज हमारा जो मेन पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ये हो गया सेंट्रल थीम, ये हो गया सेंट्रल मैकेनिज्म। ओके, तो इसमें से हम जो मेन पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेन पॉइंट है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, वैसे आप देखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसमें 3 स्टेप्स है। द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। वन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का और एक नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये पाथवे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उनका नाम है एमडेन, मेयरहॉफ एंड पैरेंट्स। E फॉर एमडेन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर पैरेंट्स। उन तीनों ने डिस्कवर किया है, इसलिए उसको ईएमपी पाथवे। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि दिस प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल होता कहाँ है? सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या होता है फिर? ग्लाइकोलाइसिस आपका इन साइटोप्लाज्म, ओके, साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, देन नेट गेन ऑफ ओके ओनली 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ओके, एंड 2 NADH2। ओके, बाद में ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में होता है? ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में होता है? पायरुविक एसिड में होता है। ओके, डिस्कवर किसने किया है? तीनों ने डिस्कवर किया है। कौन कौन? 3 साइंटिस्ट का नाम एमडेन, मेयरहॉफ एंड पैरेंट्स। ओके, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। बाद में कॉमन होता है किसमें? इन एरोब्स, कॉमन होता है एरोब्स एंड अनएरोब्स। एरोब मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, अनएरोब मतलब अनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, दोनों में कॉमन होता है। कौन सा है पाथवे? कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। ओके, देन नो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व, नो नीड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए पॉइंट किसके? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में मैंने पॉइंट आपको की पॉइंट बोल के दिए हैं, मतलब एक हिंट है आपके लिए। ये पॉइंट आपके मेन है कि जिसके अकॉर्डिंग आप ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, उसमें क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कशन कर सकते हैं ना। चलो फिर ग्लाइकोलाइसिस डायग्राम आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, उसकी डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसका फोटो भी आपको दिखाऊंगा, डायग्राम का वीडियो भी दिखाऊंगा, मगर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है, उसमें होता क्या है, वो आपको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या है। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, पहली स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन की। इट इज ऑकर इन 10 स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस के लिए टोटल कितने स्टेप चाहिए? 10 स्टेप चाहिए। 10 स्टेप में होती है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ओके, और इसका मीनिंग क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग है
ग्लाइकॉन मतलब शुगर एंड लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। यहाँ पे क्या होता है, शुगर स्प्लिट होता है, शुगर मतलब ग्लूकोज, शुगर स्प्लिटिंग होता है, शुगर मतलब ग्लूकोज स्प्लिटिंग होता है, ब्रेक होता है। ओके, एंड स्प्लिटिंग ऑफ शुगर वॉकर एंड वाज गिवन बाय, मैंने आपको बोला साइंटिस्ट के नाम बोला है, 3 साइंटिस्ट के नाम। कौन कौन से 3 साइंटिस्ट है? नंबर 1 गुस्टाव एम्डेन, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है उसका नाम है गुस्टाव एम्डेन। सेकंड साइंटिस्ट जो है उनका नाम है, सेकंड साइंटिस्ट दैट इज एम्डेन एक, दूसरा ओटो मेयरहॉफ, और थर्ड साइंटिस्ट जो है दैट इज जे पैरेंस। साइंटिस्ट के नाम है ये 3। ओके, एंड रिलेटेड टू द एएमपी पाथवे, इसलिए उसको एएमपी पाथवे कहते हैं। मैंने आपको पहले बोला है कि एरोबिक में भी होता है, एरोबिक में भी होता है और अनारोबिक में, दोनों में होता है, इसलिए कॉमन पाथवे कहते हैं इसको। ओके, एंड प्रोसेस ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या होता है, ये कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए एटीपी फॉर्मेशन कम होता है ना, कितने, ओनली 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। ग्लूकोज के अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, किसका, ग्लूकोज सेल के अंदर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ओके, एंड लिविंग सेल के अंदर, एंड इट इज डिफाइंड एज, क्या है डेफिनेशन इसकी, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, एंड इट नॉट, इसके लिए क्या चाहिए, नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, मैंने आपको पहले लिख के दिया है, इसके लिए ओके, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट, बाद में इन प्लांट्स, मैंने आपको पहले बोला है प्लांट में ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होता है। प्लांट में क्या होता है, सुक्रोज नाम की शुगर है, जो सुक्रोज, उस सुक्रोज का पहले ब्रेक होता है, कौन करता है, इनवर्टेज एंजाइम्स, और सुक्रोज से क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो उसमें से जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होता है, ये होता है प्लांट में। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में आपको पता होगा जो स्टार्च है, स्टार्च डाइजेस्टिव स्टार्च खाने के बाद, स्टार्च खाने के बाद वो स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है, एंड दैट ग्लूकोज अवेलेबल as for glycolysis in the animals, एनिमल में ऐसा होता है। ओके, एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द पाथवे, तो ये जो पाथवे है, बेसिकली पाथवे जो है, दैट पाथवे डिवाइडेड टू 10 स्टेप्स। इस पाथवे की मैंने आपको पहले बोला है, क्या बोला है, दिस पाथवे इन ऑल व्हाट 10 स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसके 10 स्टेप है, स्टार्टिंग विद, इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ग्लूकोज से होती है। ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो ग्लूकोज का पहले किसमें कन्वर्शन होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। बाद में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ओके, बाद में और 6 कार्बन, ये पूरे 6 कार्बन के है। और फिर बाद में क्या होता है, ये जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है उसका ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिटिंग होता है। ओके, उसको कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज कहते हैं, स्प्लिटिंग होता है। तो ये है पहली स्टेप्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स, दिस इज द सेकंड स्टेप्स, दिस इज द थर्ड स्टेप्स, दिस इज द फोर्थ स्टेप। ओके, तो इसमें क्या होता है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है और क्या फॉर्म होता है, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डेहाइड, जो 3 कार्बन का है जिसको हम ट्रायोस फॉस्फेट बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डेहाइड। और इधर फॉर्म होता है 3-DHAP। ये क्या है, दोनों 3 कार्बन के प्रोडक्ट है। और इसमें भी क्या होता है, एक दूसरे का आइसोमराइजेशन होता है। ओके, स्टेप तो आपको समझ में आ रहा है, अभी स्टेप का नाम आपको समझ में आ रहा है, कौन सी स्टेप कहाँ पे हो रही है, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम, स्टेप का तो नाम आप इजीली याद रखोगे, मैं आपको क्लास में बताऊंगा पूरा क्या हो रहा है। एंजाइम में आपको एंजाइम को थोड़ा सा याद रखने के लिए जरूरी है एंजाइम के नाम। एनसीईआरटी के अंदर तो एंजाइम के नाम दिए नहीं है, मगर फिर भी आपको एंजाइम का नाम रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए हम अब स्टेप्स डिस्कशन करेंगे, कौन से, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स। तो याद रखिए स्टेप नंबर 1 to 5, स्टेप नंबर 1 to 5 जो है, 1 to 5 स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 to 5 उसको क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेस, और उसी को बोलते हैं क्लीवेज। इसको बोलते हैं 1 to 5, ये 1 2 3 4 5 इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेस एंड क्लीवेज। वैसे तो
1 2 3 को क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी कहते हैं, और 4 को क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं ना. ओके, स्टेप नंबर 1 to 5 is called as preparatory phase and cleavage, and 6 to 10 is called as oxidative and pay off phase. इसको कहते हैं. इसका मतलब यहाँ पे पाथवे में क्या हो रहा है, दो पार्ट बन रहे हैं ना. ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में दो पार्ट बन रहे हैं. पहला पार्ट 1 to 5 है जिसको हम प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट है 6 to 10 है. 6 to 10 आपके सामने मैं निकालूंगा बाद में, ठीक है. तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको क्या किया है, बेसिक दो पार्ट किए हैं. तो फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, ग्लूकोज एक्टिवेशन. इस फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, दिस फर्स्ट पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोज एक्टिवेशन. तो आपको पता होगा एक्टिवेशन करना है मतलब क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी ना. ग्लूकोज को अगर एक्टिवेशन करना है तो एनर्जी लगेगी, मतलब एटीपी लगेगा. तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, एक एटीपी यूज होता है. फर्स्ट स्टेप में एक एटीपी यूज होता है, उसका एडीपी बनता है. और थर्ड स्टेप में भी क्या होता है, और एक एटीपी यूज होता है और उसका एडीपी बनता है. इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ, एक एटीपी लिया गया. मतलब अभी तक कितने एटीपी लिए गए, अभी तक कितने एटीपी यूटिलाइज हुए, दो ना. 2 एटीपी यूटिलाइज हुए यहाँ पे 1 and 3 स्टेप में 2 एटीपी यूटिलाइज हुए. इसका मतलब ग्लूकोज का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तक होने के लिए 2 एटीपी यूटिलाइज हो गए ना. और इसको प्रिपरेटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है, इसके लिए ब्रेक डाउन होने के लिए इसके प्रिपरेटरी बोलते हैं. क्लीवेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसके लिए क्लीवेज बोलते हैं. और इसको ग्लूकोज का एक्टिवेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज को एक्टिवेशन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है. कौन सी एनर्जी, एटीपी आ रहा है. तो इसका मतलब एटीपी आया तो ग्लूकोज का क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ. तो इसको कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज. किसको, 1 to 5 को कहते हैं. और 6 to 10 को क्या कहते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज. 6 to 10 इज कॉल्ड एज, 6 to 10 जो है इसको कहते हैं एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज. इसका मतलब ये 6 to 10 में क्या मिलता है आपको, एटीपी प्रोडक्शन होता है. 6 to 10 प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है. इसलिए कहा गया है एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज. एक्सट्रैक्शन मतलब मिलना, ऑब्टेन होना, या उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज. ऑक्सीडेटिव मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन होता है. ओके, साइकिल में का हाइड्रोजन निकल जाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन कहते हैं. और पे ऑफ क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एटीपी मिलते हैं. एटीपी आप ऑब्टेन करते हैं, इसलिए कहते हैं एटीपी ऑब्टेन होने की वजह से बोलते हैं पे ऑफ फेज कहते हैं. चलिए ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप ले रहा हूं मैं आपके सामने. पहला स्टेप में डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट. ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजिंग एटीपी एंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. एंजाइम का नाम आपको याद रखना जरूरी है. ओके, ये तो मैंने आपको बताया शॉर्टकट. 1 to 5 स्टेप्स प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज, उसको ग्लूकोज एक्टिवेशन बोलते हैं. एंड 6 to 10 को कहते हैं ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज, उसी को कहते हैं एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज. मैं ये रब कर रहा हूं, अभी ये पॉइंट रब कर रहा हूं क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है आपको. आगे खाली आपको सेंट्रल थीम समझने के लिए ये पॉइंट मैंने लिख के दिए थे. अभी मैं आपको हर एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन और एंजाइम बताऊंगा. तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज. ओके, हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम है ना. तो इसके इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, पहली स्टेप होती है और ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है. ठीक है, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है. आप बोलेंगे सर 6 फॉस्फेट क्या मैटर है, आपको बोला था मैंने ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं, ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं, 6. 1 2 3 4 5 6. तो 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच होता है. ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच होता है, इसलिए उसको कहा गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. क्लियर. चलिए, से फर्स्ट स्टेप हो गई. फर्स्ट स्टेप का एंजाइम कौन सा बताया मैंने आपको, हेक्सोकाइनेज. सेकंड स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोरिलेट टू फॉर्म ग्लूकोज, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोरिलेटेड टू फॉर्म. देन क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन किसमें होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होता है. और उस स्टेप को बोलते हैं आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन फर्स्ट बोलते हैं उसको, कौन सा, फर्स्ट. तो उसमें क्या होता है, फिर उसमें क्या होता है, आइसोमरेज टू फॉर्म फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज. यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज.
हेक्सो आइसोमरेज। ओके, एंजाइम का नाम आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी में दे दिया है। पहला एंजाइम था हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे है फॉस्फो आइसोमरेज। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट है इसके साथ, इसलिए फॉस्फो। हेक्सो मतलब 6 कार्बन का है ना, इसलिए हेक्सोस। और आइसोमरेज का मतलब ये एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते हैं, इसलिए एंजाइम है। नंबर 3, तीसरी स्टेप कौन सी है, फ्रुक्टोज इज फॉस्फेट फॉस्फोरिलेट। देखो थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज इज फॉस्फेट में और फॉस्फेट आ रहा है, एंड हुई तो फॉस्फेट डोनर एटीपी। यहाँ पे फॉस्फेट कौन दे रहा है, एटीपी दे रहा है, इसलिए ये थर्ड स्टेप है। और फ्रुक्टोज इज फॉस्फेट का कन्वर्शन किसमें होता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। आप बोलेंगे तो 1,6 क्या मैटर है, पहले आपको पता था 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट था, अभी क्या होगा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर आएगा कौन, फॉस्फेट, क्योंकि अभी तो ये 2 एटीपी आया ना, यहाँ पे एक एटीपी आया, यहाँ पे एक एटीपी आया। तो पहला एटीपी का फॉस्फेट 6 कार्बन के ऊपर था, दूसरे एटीपी का फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, इसलिए क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया ना, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, द एंजाइम विच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट टू फ्रॉम एटीपी टू फ्रुक्टोज इज फॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ पे जो एंजाइम है उसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये बहुत ही एंजाइम इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड स्टेप में यूज होता है, उसको कहते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और याद रखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर एंजाइम्स। इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर एंजाइम कहते हैं। किसको, थर्ड एंजाइम को कहते हैं पेस मेकर एंजाइम। नंबर 4, थर्ड स्टेप आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे पाथवे ड्यूरिंग दिस फॉस्फोरिलेशन एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एटीपी का कन्वर्शन एडीपी पे होता है। तो आपको पता है ग्लूकोज का कन्वर्शन फ्रुक्टोज इज फॉस्फेट में होने तक अभी तक कितने एटीपी यूटिलाइज हुए, 2 ना, 2 एटीपी यूटिलाइज हो गए अभी तक, इसीलिए इसको कहते हैं, दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड एज रेट लिमिटिंग स्टेप्स। यहाँ से यहाँ तक जो फेज हुई उसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग फेज भी कहते हैं। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जो कि जहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होते हैं उसको हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोलिसिस का थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप कौन सा है, फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। क्या हो रहा है फोर्थ स्टेप में, व्हाट हैपन इन फोर्थ स्टेप्स, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट हो रहा है ना, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। नंबर 4 को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ओके, स्टेप को क्या बोलते हैं आपको बताता हूं मैं। इसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज या फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट, इसको बोलेंगे आइसोमराइजेशन फर्स्ट, इसको बोलेंगे फॉस्फोरिलेशन सेकंड। ओके, इसको बोलेंगे क्लीवेज। स्टेप के नाम है ये 1 2 3 4, ये स्टेप के नाम है। मैं इधर ये भी आपको मैं रब कर रहा हूँ, ये पॉइंट रब कर रहा हूँ आपके, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें स्टेप के नाम भी मैं आपको एक बाजू में दे रहा हूँ। पहला स्टेप का नाम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, या फिर उसी को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। कौन सा, फर्स्ट। ओके, इसको क्या कहेंगे, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन कौन सा, फर्स्ट। इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कितना, सेकंड। इसको क्या कहेंगे, 4 नंबर स्टेप को क्या कहेंगे, 4 नंबर स्टेप इज कॉल्ड एज क्लीवेज। ओके, 4 नंबर को स्टेप को क्या कहते हैं, क्लीवेज। 5 नंबर को स्टेप को क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन कौन सा, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे आइसोमराइज फर्स्ट हुआ था ना। ये 5वीं स्टेप है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। 5 स्टेप तक हम आ गए अभी। चौथी स्टेप में क्या होता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट होता है। ओके, और उसका कन्वर्शन किसमें होता है, 2 प्रोडक्ट में होता है। कौन से 2 प्रोडक्ट में, एक तो डीएचपी बनता है, डाइहाइड्रोक्सीएसिड फॉस्फेट, या फिर फॉस्फोग्लिसराल्डेहाइड बोलते हैं। इसको हम प्यार से बोल सकते हैं पागल। फॉस्फोग्लिसराल्डेहाइड को हम प्यार से क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे, और इसको प्यार से बोलेंगे डीएचपी, ढाप बोलेंगे। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट में होते हैं। तो हेक्सोज का कन्वर्शन ट्रायोज में हो रहा है ना, यहाँ पे हेक्सोज का कन्वर्शन किस में हो रहा है, ट्रायोज में हो रहा है। ट्रायोज मतलब 3 फॉस्फेट में हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। और यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है आल्डोलेज, एंजाइम का नाम। ओके, एंजाइम कौन सा, यहाँ पे आल्डोलेज नाम का एंजाइम है। 4th स्टेप खत्म हो गई। 5th स्टेप कौन सी, 5th आइसोमराइजेशन फर्स्ट है। उसमें क्या होता है, 5th स्टेप में 2 ट्रायोज फॉस्फेट फॉर्म,
दो ट्रांस फॉस्फेट फॉर्म होते हैं जो इंटरकन्वर्टेबल है, ये भी दोनों एक दूसरे से इंटरकन्वर्टेबल है, तो इसलिए क्या होता है आइसोमरेशन होता है उन दोनों में। ओके, एंड यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, यहाँ पे का जो एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। ओके, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, ये पांच नंबर के स्टेप का एंजाइम है। ओके, एंजाइम का नाम है तो 6 स्टेप, कौन से 6 स्टेप्स? 6 स्टेप में क्या होता है 1,3-DiPGA, 1,3-PGA is converted into 1,3-DiPGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है ना। ओके, या उसको हम BPGA भी कहते हैं, BPGA मतलब बायोफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फिर बाद में 1,3-PGA का क्या होता है 3PGA बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका कन्वर्शन बाद में 2PGA में बनता है, उसका कन्वर्शन बाद में 2PEPA में बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है। और फाइनली फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से क्या बनता है, फाइनली क्या बनता है पायरुविक एसिड बनता है ना। फाइनली क्या बन रहा है पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। सो इन दिस वे नेक्स्ट इज पायरुविक एसिड इज फॉर्म एंड दैट पायरुविक एसिड, तो यहाँ पे याद रखिए स्टेप नंबर 6 से लेके हर एक स्टेप में क्या होता है दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, किसके सभी प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। मतलब 6 नंबर से 10 नंबर तक, 6 नंबर से 10 नंबर तक जो स्टेप होती है, ओके 6 नंबर से 10 नंबर तक जो स्टेप होती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो ट्वाइस होते हैं। ट्वाइस मतलब 2 बार होती है ना, दैट प्रोसेस ऑकर ट्वाइस एंड फाइनली 2 molecule of pyruvic acid is formed okay from the glucose। ग्लूकोज से क्या बनता है 2 molecule बनते हैं किसके पायरुविक एसिड के, जो कि कितने कार्बन का पायरुविक एसिड 3 कार्बन, तो पायरुविक एसिड बन गया, मतलब आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पूरा हो गया। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से फाइनल पायरुविक एसिड फॉर्म होता है और ये सब साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें आपको मैं इधर 6 इधर दे रहा हूं मैं आपको स्टेप के नाम, इधर दे रहा हूं आपको एंजाइम के नाम। ओके, आप देख सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा। अच्छा 6 नंबर स्टेप कौन सी है फिर 6 नंबर ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो मैंने आपको बोला 6 स्टेप पे क्या होता है स्टेप नंबर 6, तो स्टेप नंबर 6 पे क्या करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हो रही है, कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में क्या होता है पता है आपको, व्हाट हैपन इन ऑक्सीडेशन 2 NAD का कन्वर्शन 2 NADH2 में होता है, 2 NAD का कन्वर्शन 2 NADH2 में होता है, इसलिए कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पागल में जो हाइड्रोजन था वो चला गया, इसलिए कहते हैं ऑक्सीडेशन। और फॉस्फोरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी दौरान क्या होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, कौन सा H3PO4, 2 molecule ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होते हैं, इसलिए कहा गया है फॉस्फोराइलेशन। मतलब 6 नंबर स्टेप पे 2 चीजें हो रही है, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन निकल जा रहा है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, इसलिए कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ये 2 बातें होती हैं कहाँ पे स्टेप नंबर 6 में, ठीक है। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और पागल जो कन्वर्ट करते हैं किसमें 1,3-PGA में, ओके BPGA कहते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन NAD कन्वर्ट NADH2, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 molecule ऑफ NAD का 2 molecule, मैं आपको 2 क्यों दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला यहाँ से आगे 2 molecule है, इसलिए जो भी होगा 2 होगा, ठीक है। सो 2 NADH2 फॉर्म होते हैं, उसको हम रिडॉक्स इक्विवेलेंट बोलते हैं, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसको NADH2 फॉर्मेशन को बोलते हैं 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है पागल जो ऑक्सीडाइज होता है, ओके रिडॉक्स इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है रिमूव होता है क्या टू फॉर्म 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम निकल जाते हैं एंड रेफर टू एज मॉलिक्यूल NAD एंड पागल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म होता है, द एंजाइम इज कैटलाइज्ड बाय डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। कौन सा एंजाइम है डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे डायफॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड बन रहा है, डायफॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड बन रहा है, इसलिए डायफॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड। और डिहाइड्रोजनेज क्यों कहा है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल जा रहा है ना, इसलिए कहते हैं डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का नाम है। बाद में नाउ 1,3-DiPGA कन्वर्टेड इनटू 3-PGA। बाद में क्या हुआ, 1,3-DiPGA का 3-PGA बन गया। क्यों, क्योंकि एक फॉस्फेट जो था PGA के ऊपर कितने फॉस्फेट थे, PGA के ऊपर 3 फॉस्फेट थे, 1 2 3, तो उसमें से 1 नंबर का फॉस्फेट चला गया ना, 1 नंबर का फॉस्फेट जो था 1 नंबर का ये चला गया, और क्या बन गया फिर 1 नंबर का चला गया, मतलब क्या रह गया, 3-PGA रहा ना, खाली 3-PGA रहा, उसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ओके, एंड 1,3-DiPGA का 3-PGA बनता है। एंजाइम हियर फॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड ट्रांसफॉस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोग्लिसरेट ट्रांसफॉस्फोराइलेज, फॉस्फोग्लिसरेट ओके, फॉस्फोग्लिसरेट कौन सी स्टेप का बोल रहा हूँ, ये हो गया फर्स्ट स्टेप का एंजाइम, ये हो गया सेकंड स्टेप का एंजाइम, थर्ड स्टेप का, फोर्थ स्टेप का, 5 स्टेप का, 6 स्टेप का, 7 स्टेप का एंजाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कौन सा, फॉस्फोग्लिसरेट ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ओके, ये एंजाइम है ये। ओके, दिस एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है फिर 1,3-DiPGA का 3-PGA में कन्वर्शन करता है। और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन, जब 1,3-DiPGA का 3-PGA बनता है, आपको सबको पता होगा यहाँ पे एक फॉस्फेट कम हो रहा है, मतलब चला जा रहा है, साइकिल से चला जा रहा है, और वो निकला हुआ फॉस्फेट जो है साइकिल से बाहर निकला हुआ फॉस्फेट, 1,3-DiPGA से बाहर निकला हुआ फॉस्फेट क्या होता है, बाहर निकलता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है 2-ADP का कन्वर्शन 2-ADP में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। कौन सी, 7 नंबर स्टेप को क्या बोलते हैं, ये पे ऑफ फेज बोलते हैं, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, या उसी को हम बोलेंगे 7 नंबर स्टेप को कहते हैं क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 7 नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, कितने 2 एटीपी फॉर्मेशन हो रहे हैं। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट निकल जा रहा है ना, कौन सा, फर्स्ट, या उसी को बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन फर्स्ट को, या फिर उसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल एटीपी सिंथेसिस फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्म हो रहा है, मतलब डायरेक्ट एटीपी फॉर्म हो रहा है ना, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, डायरेक्ट एटीपी बन रहा है, इसलिए कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल एटीपी सिंथेसिस कहते हैं, किसको, 7 नंबर स्टेप को कहते हैं। और एंजाइम का नाम तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। 8 नंबर स्टेप बहुत इजी है, ठीक है, 8 नंबर स्टेप बहुत इजी है। तो क्या है 8 नंबर स्टेप, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाउ एक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। 8 नंबर स्टेप में क्या होता है, 3-PGA से 2-PGA बन रहा है, मतलब क्या होता है यहाँ पे थर्ड फॉस्फेट का जो थर्ड कार्बन का जो फॉस्फेट है सेकंड कार्बन में आता है, इधर देखो ये ऐसा होता है। स्टेप नंबर 8 क्या कहेंगे इसको, म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन कहते हैं, ऐसे को आइसोमराइजेशन थर्ड भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है ना, तो तीसरा नंबर का कार्बन का जो फॉस्फेट है वो दूसरे नंबर के कार्बन पे आता है ना, थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर का फॉस्फेट सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर आता है, इसलिए कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट, इसलिए कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज, फॉस्फेट ग्रुप सडनली चेंज होता है, कहां से, थर्ड कार्बन के पोजीशन से सेकंड कार्बन के पोजीशन में, इसलिए यहाँ पे आइसोमराइजेशन होता है, क्योंकि खाली क्या हो रहा है यहाँ पे फॉस्फेट का ग्रुप चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन भी कहते हैं, इसलिए मैं आपको डबल एरो दिखा रहा हूँ, ठीक है। 7 नंबर स्टेप सब में है। और एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। म्यूटेज क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप चेंज हो रहा है, इसलिए फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज कहते हैं 8 नंबर स्टेप में। 9 नंबर स्टेप में कौन सा एंजाइम है, इनोलेज। 9 नंबर स्टेप का एंजाइम कौन सा है, इनोलेज। ओके, तो 9 नंबर में क्या होता है, 9 नंबर वेरी इजी, बहुत इजी है 9 नंबर स्टेप्स। क्या होता है 9 नंबर स्टेप में, व्हाट हैपन 9 नंबर स्टेज, देयर इज द कन्वर्शन ऑफ पेप फॉर्म होता है, ओके, एंड कन्वर्टेड इनटू पेप फॉर्मेशन होता है, किससे, 2-PGA से पेप फॉर्म होता है। और याद रखिए यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं,
क्या लॉस होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं। इसलिए 9 नंबर स्टेप को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। बहुत इजी नाम है। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल 2 निकल जाते हैं 9 नंबर स्टेप में, और फिर क्या बनता है 2 पीजीए का कन्वर्शन 2 पेपर में होता है ना, 2 कन्वर्शन पीजीए का कन्वर्शन किस में होता है, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में होता है। ओके, और फाइनल स्टेप्स, लास्ट जो स्टेप है, लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का कन्वर्शन, और फाइनली किस में होता है यहाँ पे, और 2 एडीपी का कन्वर्शन। 2 एडीपी का कन्वर्शन किस में हो रहा है, 2 एटीपी में होता है। इसका मतलब एटीपी फॉर्मेशन कौन से स्टेप में हुआ, एटीपी फॉर्मेशन कौन से स्टेप में हुआ, तो 10 नंबर स्टेप को क्या कहेंगे आप, डी फॉस्फोराइलेशन। कौन सा, सेकंड। तो आपको पता होगा यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन कौन से स्टेप में हो रहा है, स्टेप नंबर 7 में हो रहा है, और स्टेप नंबर 10 में हो रहा है ना। स्टेप नंबर 7 में 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, स्टेप नंबर 10 में 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, मगर ये मतलब एटीपी फॉर्मेशन कितने हो रहे हैं यहाँ पे, प्लस एटीपी कितने हो रहे हैं यहाँ पे 4, और माइनस एटीपी कितने हो रहे हैं यहाँ पे 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, 4 एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब नेट गेन क्या है, फिर नेट गेन कितना है, ओके 4 प्रोडक्शन हो रहा है और 2 यूटिलाइज हो रहा है, इसका मतलब नेट गेन ऑफ 2 एटीपी है ना, नेट गेन कितना है 2 एटीपी है ग्लाइकोलाइसिस में। ओके, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, अभी लास्ट जो रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन का एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्ट अपॉन द पायरुवेट काइनेज एंड कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे 10 नंबर स्टेप में कौन सा एंजाइम है, पायरुवेट काइनेज। सो ये हो गए इधर के स्टेप के नाम, ये हो गए स्टेप के नाम, और ये हो गए एंजाइम के नाम। इधर एंजाइम के नाम दिया मैंने, इधर स्टेप के नाम दिया। अब स्टेप याद रखने के लिए हिंट दे रहा हूं मैं आपको, स्टेप याद रखने के लिए हिंट दे रहा हूं, हिंट लिख के लीजिए। कौन सी स्टेप है, ग्रेट ग्रैंड मदर जी, ग्लूकोज फॉर्मेट, ये ग्रैंड मदर है, ये ग्रेट ग्रैंड मदर। ओके, थ्रो, ग्रेट ग्रैंड मदर थ्रो फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रेट ग्रैंड मदर थ्रो फ्रेश fruit. Okay, then go fresh fruits, go and यहाँ पे go मतलब क्या है, पीजीएल को go कहा है। ओके, बाद में बाय डिश मतलब ये डीएचपी, ये go मतलब ये डीएचपी मतलब डिश है। ओके, एंड बाय ब्रेकिंग, यहाँ पे बाय मतलब क्या कहा है, बाय मतलब ये डायपीजीए को बाय पीजीए कहते हैं ना, बाय मतलब पीपीजीए है, इसलिए बाय कहा है। बाद में पिकिंग, PICKING, पिकिंग मतलब ये पीजीए को कहते हैं पिकिंग। ओके, ये पिकिंग है। बाद में क्या नीचे पिकिंग एंड देन फाइनली पिकिंग पंकिन टू प्रिपेयर पाइल्स, पिकिंग पंकिन टू प्रिपेयर पाइल्स, पिकिंग पंकिन टू प्रिपेयर पाइल्स, समझ ना, PPPP, पिकिंग पंकिन टू प्रिपेयर पाइल्स। ठीक है, ये हो गया आपका हिंट। और एक बार रिपीट कर रहा हूं हिंट, ग्रेट ग्रैंड मदर ओके थ्रोस फ्रेश फ्रूट, ग्रेट ग्रैंड मदर थ्रोस फ्रेश फ्रूट। ओके, बाद में गो डिशेस बाय, ओके बाय मतलब ये गो डिशेस एंड बाय। ओके, पिकिंग पंकिन, ये क्या है, पिकिंग पंकिन टू प्रिपेयर पिक्स। ओके, प्रिपेयर पाइस कहते हैं उसको हम। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस। आपको मैं सेंटेंस नोट्स में दिखाता हूँ, वीडियो में दिखाता हूँ क्या सेंटेंस है उसका। ठीक है, सो दिस इज अबाउट 10 स्टेप्स। अब ये 10 स्टेप हो गए। अब इसका समराइज फीचर क्या है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये पहला प्रोसेस है। सेकंड क्या हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में। बाद में क्या होता है, नेट गेन ऑफ 2 एटीपी होता है। नेट गेन ऑफ कितने एटीपी हो रहा है, 2 एटीपी हो रहा है। क्यों, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 4 एटीपी, प्रोडक्शन 4 एटीपी और यूटिलाइजेशन 2 एटीपी हो रहा है, मतलब नेट गेन कितना है, 2 एटीपी है। सेकंड स्टेज। थर्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है,
सिक्स नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एक साइकिल में होता है, मतलब 2 NADH2 फॉर्म होते हैं ना 6 नंबर स्टेप में, मतलब NADH2 फॉर्म होता है कहाँ पे 6 नंबर स्टेप में। और याद रखिए ये जो 6 नंबर स्टेप है इसमें थोड़ा अलग प्रश्न होते हैं। ओके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाइप्रेज होता है एंड हेंस मॉलिक्यूल ग्लूकोज फॉर्म प्रो मॉलिक्यूल। तो यहाँ से आगे 6 नंबर स्टेप के आगे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, जो भी हो NADH2 के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, मतलब एक ग्लूकोज से क्या बनता है, फिर एक ग्लूकोज से NADH2 NADH2 बनते हैं और 2 पायरुविक एसिड बनते हैं ना, कहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 NADH2। ओके, एंड लास्ट में आप देख सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, फिर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर क्या होता है, ओके NADH2 जो फॉर्म हुआ, याद रखिए ये जो NADH2 फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है NADH2, ये NADH2 कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। एरोबिक रेस्पिरेशन में बोल रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में बोल रहा हूँ, अगर ग्लाइकोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से क्या बनते हैं, 3 ATP बनते हैं ना। कब बोल रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हुआ तो फिर क्या बनेगा, एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं ना, कब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होता है। और फिर उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में और एक बात होती है क्या, वहाँ पे O2 प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया में O2 प्लस होता है, और O2 प्लस होने के साथ साथ वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। क्या क्या हो रहा है समझ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और उसमें क्या होता है, ये जो NADH2 है उससे 1 से 3 ATP बनते हैं, और उसी दौरान ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है, O2 यूटिलाइज होता है, और O2 यूटिलाइज होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये भी प्रोसेस होते हैं कहाँ पे, दैट प्रोसेस ऑकर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो दिस इज अबाउट ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ये हो गया पूरा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कशन। इधर आपको स्टेप के नाम दिया, इधर आपको एंजाइम के नाम दिया, पूरा ग्लाइकोलाइसिस याद रखने के लिए हिंट भी दिया मैंने आपको। ओके, अभी मैं आपको ओवरऑल इक्वेशन दिखा रहा हूँ इसका ग्लाइकोलाइसिस का। आप देख सकते हो ग्लाइकोलाइसिस का इक्वेशन क्या है, क्या क्या यूटिलाइज हो रहा है। अगर साइकिल आपके माइंड में फिक्स है, साइकिल आपके माइंड में फिक्स है, तो आप ये इक्वेशन तो इजी लिख सकते हो। लास्ट वाला इक्वेशन बहुत इजी है। ओके, इसका ग्लाइकोलाइसिस का बहुत इजी है। क्या हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 है ना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यूज हो रहा है, उसी के साथ क्या ऐड हो रहा है वहां पे 2 NAD प्लस क्या ऐड हो रहा है 2 NAD प्लस, और क्या हो रहा है 2 ADP प्लस IP ऐड हो रहा है ना। ओके, ऐड होता है ये सब कुछ, और फिर बाद में क्या बनता है बाहर, प्रोडक्शन किसका होता है, प्रोडक्शन किसका होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। फाइनली आपको क्या मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का था। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का, 3 कार्बन का है बनता है। उसी के साथ ये 2 NAD से क्या बनता है, 2 NAD से क्या बनता है 2 NADH2 बनता है, और 2 ADP से क्या बनता है 2 ATP बनता है। सो दिस इज अबाउट ओवरऑल इक्वेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का इक्वेशन है पूरा। ओके, तो ये आपको याद रखने के लिए है, और इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस की मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो नेक्स्ट साइकिल है आपके सिलेबस की कोई सी क्रेब्स साइकिल, वो मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। Cell. The breakdown of nutrients takes place with the help of enzymes that catalyze biochemical reactions. Glycolysis is a 10-step process that takes place in the cytoplasm of cells. It takes place in both aerobic as well as anaerobic organisms, as it doesn't involve oxygen. It was first identified in yeast cells and mammalian tissues by Emden, Meyerhoff and Paranas, and hence is popularly called the EMP pathway. The term glycolysis is derived from the Greek words glykis,
meaning sweet, and lysis, meaning splitting. It involves the cellular degradation of glucose to pyruvate or pyruvic acid. In plants, sucrose, obtained from photosynthesis, is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase. The glucose thus produced is utilized in the glycolysis process. Glycolysis takes place in 10 steps involving 2 phases, preparatory and payoff phase. The preparatory phase starts with the phosphorylation of 6-carbon glucose using ATP to form glucose 6-phosphate. It is catalyzed by the enzyme hexokinase. Glucose 6-phosphate thus formed isomerizes to form fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate is then phosphorylated using ATP to form fructose 1,6-biphosphate. The fructose 1,6-biphosphate splits into 2 molecules of 3-carbon 3-phosphoglyceraldehyde or PGAL and dihydroxyacetone phosphate or DHAP. As DHAP can't be utilized directly in the payoff phase, it isomerizes into PGAL. Thus, 2 molecules of PGAL are formed from 1 molecule of fructose 1,6-biphosphate. These reactions complete the preparatory phase of glycolysis. The payoff phase starts with the phosphorylation of PGAL using inorganic phosphate to form 1,3-biphosphoglycerate or DPGA. The 2 redox equivalents removed from PGAL are transferred to NAD+ to form NADH2. The DPGA thus formed undergoes dephosphorylation to form 3-phosphoglycerate or PGA. This is an energy-yielding step as the phosphate released from DPGA is captured by ADP to form ATP molecules. As the inorganic phosphate is directly transferred from a substrate to the ADP molecule to form ATP, it is called substrate-level phosphorylation. The phosphate group in 3-phosphoglycerate is relocated to form 2-phosphoglycerate, which is then converted into 2-phosphoenol pyruvate or PEP by losing a water molecule. The final step in the payoff phase is the energy-yielding reaction involving dephosphorylation of PEP to form 3-carbon pyruvate. The inorganic phosphate released from the PEP molecule is captured by ADP to form ATP molecule, leading to substrate-level phosphorylation. This ends the process of glycolysis. Of the 10 reactions, the 3 involving glucose, fructose 6-phosphate, and phosphoenol pyruvate as substrates are irreversible, while the others are reversible. As 2 molecules of PGAL are formed from fructose 1,6-biphosphate, the reactions in the payoff phase will occur 2 times, once for each PGAL. The preparatory phase utilizes 2 ATP molecules to break down glucose, while the payoff phase yields 4 ATP molecules and 2 NADH2 molecules. Thus, the net gain from a single molecule of glucose in the glycolysis process is 2 ATP and 2 NADH2.